अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और ये क्लास 9th के बायोलॉजी में और फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंट्रो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस की बहुत ज़्यादा मतलब इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बायोलॉजी में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इसको समझें अच्छी तरह से। तो चलिए शुरू कर दें। वैसे तो मैंने ये वीडियो पूरा जो है ना रिकॉर्ड किया था और मैं जो है ना साथ साथ लिखता जा रहा था, लेकिन कैमरे में कुछ मसला पेश आया तो मैंने कहा कि इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेल मेम्ब्रेन जिसके मुख्तलिफ़ नाम्स और भी है जो मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है मुख्तलिफ़ बुक्स में। तो सेल मेम्ब्रेन के जो अदर नेम्स है इसको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मालिमा भी कहा जाता है और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके डिस्कवरी के बारे में अगर इसके डिस्कवरी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और साथ उन्होंने ये कहा था कि सेल इज़ अ स्पेस विच इज़ एम्प्टी स्पेसेस विच इज़ सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वाल। मीन्स उन्होंने कहा था कि सेल एक ख़ाली जगह है और इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री वाल्स है और उस बाउंड्री वाल्स को फर्दर उन्होंने सेल वाल का जो है ना नेम दिया कि ये सेल वाल्स है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने कहा कि सेल के इर्द गिर्द बाउंड्री वाल्स है और वो सेल वाल्स हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के ये थोड़ी मिसलीडिंग थी क्योंकि उस उन्होंने जो सेल देखा था वो प्लांट सेल थी और चूँकि प्लांट सेल में सेल वाल एक्स्ट्रा लेयर होता है तो उसकी वजह से वो जो है ना उस वक्त जो साइंटिस्ट थे वो भी कहते थे कि नहीं, सेल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री वाल है और उसको सेल वाल कहा जाता है। तो ये मिसलीडिंग थी सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी से। वो सेल वाल थ्योरी थी और सेल मेम्ब्रेन की थ्योरी से ये थोड़ा मिसलीडिंग जो है ना रॉबर्ट हुक ने की थी। तो तकरीबन 150 ईयर्स तक जो है ना साइंटिस्ट का ये यही मानना था कि सेल इज़ सराउंडेड बाय सेल वाल। चूँकि रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल डिस्कवर किया था तो प्लांट सेल में तो सेल वाल एडिशनल लेयर होता है, तो इसीलिए उसका लोगों का कंसेप्ट यही बन गया। लेकिन फिर बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि देयर इज़ एडिशनल लेयर टू सेल वाल दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो भी पाई जाती है। असल में सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन में ये भी फ़र्क है कि सेल वाल सम ऑफ द सेल में मौजूद है, मतलब प्लांट सेल में, फंजाई में, प्रोकैरियोट्स में, एंड सम ऑफ द प्रोटेस्ट लाइक प्लांट लाइक प्रोटेस्ट और फंजाई लाइक प्रोटेस्ट में सेल वाल मौजूद है और वहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर का किरदार भी अदा करते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल्स और एनिमल्स लाइक प्रोटेस्ट में ये आउटर मोस्ट लेयर है और जो फंजाई और प्रोकैरियोट्स जिसमें सेल वाल है उसमें ये इनर मोस्ट लेयर है। तो यही डिफरेंस, और ये बात आपको याद करनी पड़ेगी कि सेल मेम्ब्रेन हर सेल में मौजूद है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी सेल। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी सेल, इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल वाल जो है ये तो वैसे फिर मेच्योर सेल्स में ये डिड भी होता है। तो और सेल वाल को हम सिक्रीशन ऑफ द सेल भी कहा जाता है कि सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन भी सिक्रीशंस है, लेकिन सेल वाल इज़ एक्चुअली द सिक्रीशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, द सिक्रीशन ऑफ सेल्स, और इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिफरेंट है। सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में मौजूद होता है और सेल वाल जो है वो सम ऑफ द सेल में मौजूद है एंड कुछ सेल में मौजूद है, कुछ में एब्सेंट है। तो आइए इसकी डिफिनेशन पे आते हैं। तो अगर इसके नाम को हम देखा जाए कि सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन
इसके नाम से हम ये अखज़ करते हैं कि अ मेम्ब्रेन विच इज़ कवर्ड बाय सेल विच इज़ सराउंडेड बाय सेल, वो मेम्ब्रेन जो सेल के इर्द गिर्द मौजूद होता है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। या इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं या प्लाज्मा लेमा क्यों कहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो लेयर, लेमा मीन लेयर, तो हम कहते हैं कि वो लेयर या वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद होता है उसको कवर करती है, तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा क्यों कहते हैं, तो उसके लोकेशन की वजह से कि अ मेम्ब्रेन विच कवर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म और you can say the cell contents that is called plasma membrane or cytoplasmic membrane. इसकी definition हम इस तरह भी कह सकते हैं कि it is a membrane which is present outside, या हम इस तरह कहें कि it is the outermost layer, या it is present outermost in position, it outermost in location in animals and animal like protist. It is the outermost layer of animals and animal like protest cells. ये एनिमल्स और एनिमल्स लाइक प्रोटेस्ट सेल्स में ये आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन फंजाई, प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स एंड प्लांट लाइक प्रोटेस्ट ऑल फंजाई लाइक प्रोटेस्ट में ये इनर मोस्ट लेयर है, क्योंकि वहाँ पर सेल वाल जो है ना आउटर मौजूद होता है। या हम इस तरह भी कह सकते कि इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच प्रोटेक्ट द सेल एंड देयर कॉन्टेंट्स लाइक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनील्स ऑफ द सेल, and it also control the inflow or outflow of the materials, means it control the cell integrity, cell composition, or we can say homeostasis. तो ये दूसरी डिफिनीशन होगी कि सेल वो आउटर मोस्ट लेयर है जो सेल के कंटेंट्स को, जो सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती है, मतलब साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को और सेल साइटोप्लाज्म में जितनी ऑर्गेनील्स होती है, मालिक्यूल्स जो मौजूद होते हैं, उस सब को ये प्रोटेक्ट भी करती है, और उससे जो है ना सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो सेल के अंदर और सेल से बाहर जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होती है उसको भी रोकती है, मतलब होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, कंट्रोल द सेल इंटीग्रिटी या सेल कंपोजिशन मींस होम्योस्टेसिस को बरकरार करती है। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पे आ जाए कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बनी हुई है, तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा बारीक है, वेरी थिन, और इसको हम अल्ट्रा थिन भी कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है, वेरी थिन है, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन स्टडी करना है तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जाएंगे, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है, उससे हम मतलब सेल मेम्ब्रेन को नहीं देख सकते। अगर आप शौकीन हैं और स्टडी करना चाहते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो ड्यू टू हाई रिजोल्यूशन पावर एंड हाईली मैग्नीफिकेशन पावर वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू स्टडी सेल मेम्ब्रेन। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम डायरेक्ट कोई सैंपल नहीं देख सकते, बल्कि हमने पढ़ा भी है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन या लाइट माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ को देखेंगे तो पहले उसके साथ कुछ हम स्टेप्स करेंगे, जिस तरह हमने कहा कि प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर द माइक्रोस्कोप, तो उसमें हम कुछ स्टेप्स करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं केमिकल्स की, लाइक फिक्सेशन मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं जिसको हम फिक्सेटिव्स कहते हैं। इसके साथ साथ हम मतलब इसके साथ साथ हम दूसरी स्टेप जो है ना वो एम्बेडिंग है, जिसमें हम फॉर्मनेस, टफनेस जो है ना उसमें लाते हैं, और इसमें वैक्स या पैराफिन वैक्स या जो है ना एपॉक्सी रेजन्स जो है ना ऐड करते हैं टू बिकम हार्ड, और उसके बाद हम सेक्शनिंग करते हैं माइक्रोटोम के ज़रिए, और उसके बाद हम स्टैनिंग करते हैं। तो यही प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो है ना हम सैंपल या स्पेसिमेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
पे जाने से पहले हम उस स्पेसिमेन के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम माइक्रोस्कोप के लिए स्लाइड तैयार करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो फिक्सेटो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं उसको हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड कहते हैं, या हम दूसरी केमिकल यूज़ करते हैं उसको ग्लूटरल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो फिक्सेटोज मटेरियल होते हैं वो दो हैं, या हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करते हैं या हम ग्लूटरल्डिहाइड यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के लिए हम कोई और चीज़ जो है ना यूज़ करते हैं फार्मल्डिहाइड, उसमें जो 10% फार्मल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं फिक्सेटोज एज अ फिक्सेटोज। फिक्सेटोज का काम ये है कि हम टू प्रिजर्व समथिंग, मतलब उसकी जो कंपोजिशन है, इंटीग्रिटी है, वो डैमेज ना हो, उसमें प्यूट्रिफिकेशन ना हो, मतलब उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, तो उससे बचने के लिए हम फिक्सेटोज मटेरियल यूज़ करते हैं। दूसरी स्टेप जो है ना एम्बेडिंग है, टू टफ समथिंग, मतलब उसको टफ करने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए हम एम्बेडिंग करते, उसको हम एम्बेडिंग कहते हैं। और हम उसके बाद जब हम सेक्शनिंग करते हैं, सेक्शनिंग में हम पीसेस में उसमें उसको हम पीसेस में काट लेते हैं। तो इक्वल साइजेस बनाने के लिए पहले उसको हम सख्त करनी पड़ेगी, ताकि एक चीज़ सख्त हो जाए तो हम इसको इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं। तो एम्बेडिंग टू बिकम द स्पेसिमेन टू बिकम हार्ड, तो उसमें हम वैक्स यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स हम लाइट माइक्रोस्कोप के लिए यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम एपॉक्सी रीजन्स यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो एरलटाइट के नाम से जिसका मिसाल है एरलटाइट, इसके साथ फिर हम सेक्शनिंग करते हैं माइक्रोटोम के ज़रिए। लाइट माइक्रोस्कोप के लिए हम माइक्रोटोम के ज़रिए करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए अल्ट्रा माइक्रोटोम, मतलब और भी बारीक करते हैं। और स्टैनिंग पर हम एसिडिक स्टैन, बेसिक स्टैन, वो सब कुछ, मतलब आर्टिफिशियल कलर हम देते हैं फिर सैंपल को। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम फिक्सेटो मटेरियल्स ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करते हैं। जब हम सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स में, तो वो 3 लेयर दिखाई देते हैं, ट्राइलेमिनर लेयर। Cell membranes look like trilaminar. Trilaminar mean 3 layers. Lamina mean three. Laminar mean layers and tri mean three. तो 3 लेयर्स दिखाई देते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो वो 3 लेयर दिखाई देते हैं। दो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर दिखाई देती है, जो डार्क दिखाई देती है, और एक जो है ना इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर है जो लाइट दिखाई देती है। तो इस बिना पे जो है ना जब हम देखते हैं कि दो डार्क एरियाज़ है और एक लाइट ईयर्स एरियाज़ है, तो ये तो हमें उस टेक्सचर का पता चलता है। अब केमिकल कंपोजिशन तो हमें पता है कि हमने, मतलब हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स है, प्रोटीन्स है एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। लिपिड्स जो है ना वो तकरीबन 20 से 40% जो है ना मौजूद है सेल मेम्ब्रेन में। प्रोटीन्स जो है ना वो 60 to 80% मौजूद है, और कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन 2 से 3% जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। लिपिड जो है ना वो दो किस्म के हैं, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रोल। तो चूँकि हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन ईच एंड एवरी सेल में मौजूद है, चाहे वो यूकैरियोट हो, मीन उसमें न्यूक्लियस हो, चाहे उसमें न्यूक्लियस ना हो, मतलब प्रोकैरियोट हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब कुछ सब में पाई जाती है। अब जो लिपिड्स के दो पार्ट्स हैं, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रोल, तो कोलेस्ट्रोल और फास्फोलिपिड तो यूकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, लेकिन कोलेस्ट्रोल जो है ना वो प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन में फिर एब्सेंट होता है। इस तरह प्रोटीन्स भी है, तो प्रोटीन्स हम दो किस्म की उसकी डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। मीन सम प्रोटीन जो है ना सेल मेम्ब्रेन में वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो है ना वो कारआमद होती है, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन में उसकी कुछ फंक्शंस होती है, मतलब हार्मोन्स और एंजाइम्स और रिसेप्टर्स का काम करते हैं। और जो तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट दूसरा जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का, वो पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स है और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स जो कि मींस ये फिर हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, लेकिन ये हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो फ्री फॉर्म में तो है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स कंजुगेट फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ अगर कंजुगेट करते हैं, अटैच होता है, तो उसको उससे हमें ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट जो है ना लिपिड के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये हमें
कंबाइंड हालत में मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये जो ज़्यादातर ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना ओलिगोसैकेराइड में फॉर्म में पाई जाती है। तो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये फिर ग्लाइकोकैलस जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है, तो उसको हम फिर ग्लाइकोकैलस कहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, जो सेल मेम्ब्रेन से ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम ग्लाइकोकैलस कहते हैं। सेल कोड भी उसको हम कहते हैं। तो ये तो कंपोजिशन के लिहाज से हमने जो है ना सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा है। अब सेल मेम्ब्रेन के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। मॉडल्स कौन कौन से हैं? तो तकरीबन एक साइंटिस्ट था जो कि, अब सेल मेम्ब्रेन की कंसेप्ट तो होती नहीं, तकरीबन 150 ईयर्स तक जो रॉबर्ट हुक के बाद ये मतलब कहा जाता था कि सेल इज सराउंडेड बाय थिक वॉल दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। बाद में जो है ना सेल मेम्ब्रेन की कंसेप्ट जो है ना वो बाद के साइंटिस्ट में की वजह से वो कंसेप्ट आ गई कि नहीं, सेल मतलब प्लांट अगर जब उन्होंने एनिमल सेल को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ अनदर लेयर दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल तो प्लांट सेल में है और जो एनिमल सेल है उसमें तो सेल वॉल नहीं होता, तो वो थिन होता है। तो उन्होंने कहा कि जो लेयर्स है वो तो थिक थे और इसकी जो है थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है और उसको जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट है, तो इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। और वो ने कहा कि सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स एंड सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन सम ऑफ द सेल्स। फिर उसकी कंपोजिशन के लिहाज से भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सेल मेम्ब्रेन जो है ना एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं होता, तो एनिमल्स में भी एक अब लेयर होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, जो कवरिंग का काम कर जो प्रोटेक्ट करती है, जो ट्रांसपोर्ट की आउटफ्लो और इनफ्लो को भी कंट्रोल करती है। तो वो लेयर जो है ना उसको सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहता है क्योंकि ये लिविंग है, उस मतलब ये बहुत फंक्शंस, ये बाउंड्री वॉल्स के साथ साथ मतलब ये प्रोटेक्शन के साथ साथ इसके और भी फंक्शन है। सिर्फ ये मतलब स्ट्रक्चर एज अ स्ट्रक्चर बाउंड्री वाल का काम नहीं करता, बल्कि इसके साथ से ये मुख्तलिफ़ फंक्शंस में भी अपना रोल अदा करता है, मुख्तलिफ़ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन की कुछ मुख्तलिफ़ मॉडल है। तो सेल मेम्ब्रेन पहला तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गॉर्टर एंड ग्रेंडल। उन्होंने 1925 में ये कंफर्म किया कि हाँ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। इससे पहले एक साइंटिस्ट थी जिसका नाम था आर्नेस्ट आर्नेस्ट ओवरटन। अर्नेस्ट ओवरटन इन 1895 उन्होंने कहा था, 1895 में 1895 में उन्होंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है। अब ये बात कंफर्म करने के लिए गॉर्टर एंड ग्रेंडल, चूँकि उस ज़माने में लोग मानते ही नहीं थे, वो कहते थे कि नहीं सेल मेम्ब्रेन कहाँ से आ गया, तो गॉर्टर एंड ग्रेंडल ने 1925 में ये प्रूव किया कि हाँ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और वो लिपिड से बनी हुई है। इन 1925 गॉर्टर एंड ग्रेंडल पर confirmed that the cell membrane is present and is made up of lipid। लेकिन ये बात किसने कही थी कि सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और लिपिड जो है ना से बनी हुई है, ये ऑर्नेस्ट ओवरटन ने कहा था। लेकिन उस वक्त लोग मानते ही नहीं थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किए। बाद में जो है ना 1925 में लिटरली जो है ना साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स की, रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट्स किया और ये प्रूव भी किया कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है, जो अर्नेस्ट ओवरटन का जो पॉइंट था वो बहुत बिल्कुल सही है। सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, मुख्तलिफ सेल्स में मौजूद भी है और इसकी कंपोजिशन जो है ना लिपिड से। फिर बाद में दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था डैनियली एंड हार्वे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट की सरफेस टेंशन के लिहाज से, सेल के सरफेस टेंशन के लिहाज से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ सरफेस टेंशन सेल सरफेस टेंशन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, लेकिन उन्होंने कहा कि नई लिपिड के साथ साथ कुछ और मटेरियल्स भी है, जिसको उन्होंने कहा कि नई लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी जो है ना सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। तो डैनियल एंड हार्वे ने ये प्रूव किया
कि ड्यू टू ही डिड हैज़ एक्सपेरिमेंट ऑन सरफेस टेंशन, सेल सरफेस टेंशन। तो उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, लिपिड के अलावा इसके साथ एक और मालिक्यूल भी है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये डैनियल और हार्वे ने ये प्रूव किया। मुख्तलिफ रेड ब्लड सेल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, फिर ईस्ट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट की। तो उन्होंने प्रूव किया सेल सरफेस टेंशन, उस पे एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने की। तो उन्होंने प्रूव किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, लिपिड के साथ साथ इसमें एडिशनल भी एक चीज़ है जो जो प्रोटीन्स है। तो प्रोटीनिशियस जो है ना, ये कि सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज ऑफ प्रोटीन्स। तो ये बात जो है ना, डैनियल और हार्वे ने प्रूव किया। इसके बाद J.F. डैनियली एंड डेवसन 1935 में, 1935 में, ये दो साइंटिस्ट J.F. डैनियली एंड डेवसन, उन्होंने ये जो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर मॉडल पेश की। उन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन और ये जो उन्होंने जो मॉडल पेश की थी J.F. डैनियली एंड डेविसन 1935 में, उसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, सैंडविच मॉडल, और लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मॉडल भी कहते हैं, लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मॉडल, और इसको हम लेमिलर मॉडल भी कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर सैंडविच मॉडल के नाम से हम याद करते हैं कि J.F. डैनियली एंड डेविसन ने 1935 में जो मॉडल पेश किया था सेल मेम्ब्रेन का, वो था सैंडविच मॉडल। और लिपिड बाइलेयर प्रोटीन, उन्होंने कहा कि दरमियान में लिपिड जो कि इलेक्ट्रॉन लूसेंट है, जो हम पढ़ेंगे अदर के लिपिड की लेयर दरमियान में होगी, और ऊपर और नीचे जो है ना वो प्रोटीन्स लेयर्स होगी, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो उन्होंने कहा कि लिपिड कवर्ड विद ग्लोबुलर प्रोटीन, बाइलेयर्ड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये बात J.F. डैनियली एंड डेवसन ने 1935 में कही कि cell membrane is composed of lipid and protein, lipid is covered with bilayered globular proteins। और इसको उन्होंने सैंडविच का नाम, मतलब ऊपर भी प्रोटीन, नीचे भी प्रोटीन, और दरमियान में जो है ना लिपिड जो है ना, उसको सैंडविच किया है। तो इसको इसलिए ड्यू टू सैंडविच द लिपिड्स बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर्स, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सैंडविच मॉडल। मतलब प्रोटीन जिस तरह ये डायग्राम में हमने दिखाई दिए कि ये लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स है, और ऊपर और नीचे जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ये हमने दिखाई दिए कि ऊपर और नीचे ग्लोबुलर प्रोटीन, एक्सटीरियर और इंटीरियर, मतलब आउटसाइड जो सेल मेम्ब्रेन के, मतलब ये अगर देखा जाए कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये आउटर पोर्शन है सेल के आउटसाइड, और ये सेल के इनर साइड पे है, साइटोप्लाज्म, टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो एक्सटीरियर पोर्शन, तो ये इसके ऊपर दरमियान में लिपिड है, और ऊपर और नीचे जो है ना इसके प्रोटीन्स है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स डार्क एरिया शो करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये ट्राइलेमिनर शेप देता है, ट्राइलेमिनर पैटर्न। तो डार्क, लाइट और डार्क, हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर डार्क एरिया शो करती है। तो 2 डार्क एरिया और 1 लाइट एरिया। लाइट एरिया जो है ना ये लिपिड्स दिखाई देती है, और डार्क जो है ना ये प्रोटीन्स जो है ना दिखाई देती है, कि प्रोटीन्स जो है ना वो डार्क शो करेगी, और लिपिड जो है ना वो लाइट इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर शो करेगी इन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और उन्होंने कहा कि जो लिपिड्स है वो पासफोलिपिड्स है। तो पासफोलिपिड्स मीन इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फेट, और लिपिड जो है ना, हमें पता है कि लिपिड इज़ कम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड और हाइड्रोकार्बन टेल, हाइड्रोकार्बन चेयर, हाइड्रोकार्बन टेल। तो फॉस्फेट जो है ना सिंपल फास्फोरिक एसिड, और ग्लाइसरोल इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप। ग्लाइसरोल 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें OH ग्रुप होते हैं, 3 कार्बन पे 3 OH मौजूद है, तो उसको हम ग्लाइसरोल कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन टेल होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है। तो फास्फोलिपिड के जो है ना उसमें हेड होता है, टेल। हेड जो है ना उसको हम हाइड्रोपेलिक भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर लविंग है, पोलर है। टेल जो है ना वो हाइड्रोपोबिक है, नॉन पोलर है, मीन वाटर से मतलब डरती है, वाटर के साथ वाटर अट्रैक्शन नहीं करती, बट वाटर को रिपेल करते हैं। तो हेड इज़ हाइड्रोपिलिक मीन वाटर लविंग एंड पोलर, टेल इज़ हाइड्रोपोबिक एंड नॉन पोलर। अब हेड को अगर देखा जाए तो हेड इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड ग्लाइसरोल। हेड जो है ना वो फॉस्फेट और ग्लाइसरोल से बनी हुई है, जिस तरह हमने ये दिखाया कि ग्लाइसरोल के
3 कार्बन है, एक के OH के साथ ये फॉस्फेट बनी बॉन्ड फॉस्फेट अटैच हुआ है, और जो 2 OH है तो एक के साथ भी फैटी एसिड और दूसरे के साथ भी फैटी एसिड, तो 2 फैटी एसिड क्या है, तो ये हेड है और ये टेल है। अब ये लिपिड मालिक्यूल जो है ना ये वीक वेंडरवाल फोर्सेस के ज़रिए अट्रैक्टेड है, बाइंडेड है, और ये जो हेड है, जो टेल है, वो तो वीक वेंडरवाल फोर्सेस के साथ अट्रैक्ट हुई है, और जो हेड ऑफ द पास्फोलिपिड है और ग्लोबुलर प्रोटीन, इसके दरमियान जो है ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसी फोर्सेस की वजह से, वीक वेंडरवाल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है ना इस मॉडल की स्टेबिलिटी उन्होंने बरकरार की है। अब इसके जो थिकनेस के बारे में आते हैं, तो वो जो साइंटिस्ट थे डैनियल एन जो साइंटिस्ट थे, मैं नाम भूल गया इसका, जो एफ डेनियल एंड डेविसन, तो उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि इसकी जो थिकनेस होगी वो तकरीबन 8.5 या 8 नैनोमीटर होगी। और ये उन्होंने किस तरह फाइंड आउट की, तो उन्होंने कहा कि जो पेनेट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन लेयर्स है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो जो मटेरियल इससे पेनेट्रेट होती है उसकी स्पीड से ये बताई कि जो प्रोटीन्स है वो उसके जो है ना वो थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये 1 नैनोमीटर में पास होती है। मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है ना इससे जो है ना पैसेज ऑफ मटेरियल जो है इससे पास होती है, तो वो बहुत ज़्यादा फास्टली जो है ना उससे पास होती है। तो इसलिए जो प्रोटीन एक्सटीरियर प्रोटीन्स है और इंटीरियर प्रोटीन्स है उसकी लेयर जो है ना वो 1 नैनोमीटर तक है, तो 1 नैनोमीटर ऊपर 1 नैनोमीटर नीचे, और दरमियान में जो है ना वो 6 to 6.5। तो ये जो मेजरमेंट उन्होंने की, उन्होंने द पैसेज या द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल से उन्होंने मालूम की। तो 6 to या 6.5 और 1 तो ये 8 या 8.5 इसकी थिकनेस आती है। बाद में जो है ना ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब पूरा हमने डिटेल मालूम किया, तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो माइक्रोग्राफ्स थे वो इन ही बातों से जो है ना वो इसके साथ जो है ना इस बात पे आमादा थे कि हाँ इसकी थिकनेस इतनी ही है, और ये डार्क और लाइट जो लेयर्स है ये भी उन्होंने कुछ हद तक टीक करी थी। लेकिन इसमें जो जो है ना ये मॉडल जो है ना ये रिजेक्टेड हो गया, क्योंकि इस मॉडल में कुछ मसले थे, लिमिटेशंस थे। वो लिमिटेशंस थे कि ये पहले तो ये बात थी कि जो मोमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, मतलब लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, तो इससे जो है ना पास होती है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेकिन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इससे पास नहीं होती। तो ये मसला हो गया कि हाउ टू द मोमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इससे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस किस तरह पास होगी। और इसके साथ साथ जो प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड रेशो है वो डिफरेंट यहाँ से दिखाई देती है। तो इसी बिना पे जो है ना फिर ये मॉडल रिजेक्ट हुआ, और इसके बाद जो है ना एक अनदर मॉडल जो है ना उन रॉबर्टसन ने पेश किया 1959 में, और उसको कहा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जाना जाता है, या इसको हम रेल ट्रैक मॉडल कहते हैं। रॉबर्टसन ने 1959 में एक अनदर जो है ना सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल पेश किया जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, और ये इसको दूसरा नाम हम रेल ट्रैक मॉडल भी कहते हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि लिपिड जो लेयर्स है, लिपिड बाय लेयर उस कवर्ड बाय बीटा प्लीटेड प्रोटीन्स, यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन थे, और उन्होंने कहा कि बीटा प्लीटेड प्रोटीन्स है और जो उस लिपिड लेयर्स को कवर करती हैं। तो वही जो है ना डार्क लाइट डार्क, तो ये यही आती है। लेकिन इसमें मसला ये था कि जो ये ओस्मियोफिलिक था, मींस वाटर हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफिलिक। लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस ये थी कि ये तो स्टेबल था, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं मतलब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी ये बात थी कि लिमिटेशंस ये थी कि इसमें जो है ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच एज परमिबिलिटी इन इलास्टिसिटी, ये परमिबिलिटी इलास्टिसिटी को जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर दी थी कि ये किस तरह, मतलब हम पढ़ते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी परमिएबल, तो उस परमिबिलिटी इस पे जो है ना एक्सप्लेन नहीं होती थी। और इलास्टिसिटी जो फ्लूइडिटी जो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज़ फ्लूइड इन नेचर,
या सेमी परमिएबल। तो उसके बारे में ये जो मॉडल थे ये कुछ मतलब आइडियाज़ क्लियर नहीं करते थे। तो इसलिए इसके बाद साइंटिस्ट जो है ना, एक और साइंटिस्ट आ गया जिन्होंने, दो साइंटिस्ट थे जिसके नाम जो है ना, एक एस जे सिंगर एंड जी एल निकोलसन। 1972 में ये दो साइंटिस्ट जो है ना, 1972 एस जे सिंगर एंड जी एल निकोलसन, इन्होंने भी एक मॉडल पेश की जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते थे। तो इन्होंने फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश की। तो फ्लूइड जो है ना वो तो फ्लूइड जो है ना ये लिपिड की वजह से है, मोज़ेक जो है ना वो प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। तो ये भी लिपिड और प्रोटीन, ये भी जो है ना, ये कंपोजिशन तो सारों ने सही कहा कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि लिपिड के दो लेयर, लिपिड बायलेयर और प्रोटीन्स जो है ना इसमें या पार्शली एम्बेडेड होंगे, पार्शली एम्बेडेड होंगे, और या जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे। और लिपिड की जो है ना बायलेयर, लिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन्स। तो फ्लूइडिटी जो है ना वो लिपिड मतलब उसके दो लेयर्स है, और पास्फोलिपिड, पास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो इन लिपिड की वजह से इसके सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है ना, इस सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी लिपिड्स की वजह से है, और जो मोज़ेक पैटर्न है वो प्रोटीन्स की वजह से है। तो इसलिए उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया एस जे सिंगर ने, एन जी एल निकोलसन। ये जो एस जे सिंगर है इसका कंप्लीट जो फॉर्म है ये है सीमर जोनाथन सिंगर मॉडल, सीमन जोनाथन सिंगर मॉडल, और जो दूसरा जो है ना गार्थ एल निकोलसन। तो सीमर जोनाथन सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे जिसको हम शॉर्टली कहते हैं एस जे सिंगर एंड जी एल निकोलसन। और ये मॉडल जो है ना इन्होंने 1972 में पेश किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइडिटी जो है ना सेल मेम्ब्रेन की, ये पास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। मोज़ेक जो है ना, ये मोज़ेक पैटर्न ये प्रोटीन्स की वजह से है, पार्शियली एम्बेडेड और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इसकी वजह से। तो ये हम अगले लेक्चर में पूरा डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे।